हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। आसिम मुनीर अमेरिका जा रहा है। अचानक से राहुल गांधी साहब कहते हैं, भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कि भारत की डेमोक्रेसी वो खोखली हो चुकी है। जो पूरी वोटिंग सिस्टम है वो रिग्ड है। इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस टाइम में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए, रशिया के सारे डिप्लोमेट से मिलने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए रशिया में है। जयशंकर साहब रशिया जाने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप के टेंट्रम्स को बैलेंस आउट करने के लिए शी जिनपिंग से मिलेंगे। उसी टाइम में रिसेंटली आपने देखा ऑप सिंदूर पे पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, एसएससी के प्रोटेस्ट हुए। इतने सारे डॉट्स हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या भारत में बांग्लादेश पार्ट 2 हो रहा है? मैं एक बहुत सीरियस एनालिसिस करूंगा, राहुल गांधी जी की एलिगेशंस सब कुछ बताऊंगा, बट एक क्वेश्चन एंड में पूछूंगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यह है कि क्या भारत की नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बनाया जा रहा है। बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि यहां पे जो प्राइमरी एलिगेशन है वो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी ये मिलके एक इकोसिस्टम अप्रोच में वोट रिगिंग कर रही है, वोटर मैनिपुलेशन कर रही है, और इसी के कारण बिना एंटी इनकम्बेंसी फेस किए हुए इलेक्शन दर इलेक्शन हर इलेक्शन में ये विक्टोरियस हो रहे हैं और कांग्रेस जीत नहीं पा रही। तो अब सारा जो ब्लेम है वो इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन पे है। बट कहानी याद रखिए, जितने डॉट्स होते हैं उनकी कहीं ना कहीं कुछ बैकएंड बैकग्राउंड होता है। ऑप सिंदूर पे आइए। ऑप सिंदूर में हमने तोड़ा पहले दिन तोड़ने के बाद, क्योंकि आपको सारे डॉट समझने पड़ेंगे, अचानक से ग्लोबली एक नैरेटिव चला कि भाई भारत के रफाल गिर गए। ये तुर्की ने पुश किया, चाइना ने पुश किया, अमेरिका, सारी सारी अमेरिका के आउटलेट्स ने, रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सब ने पुश किया। उसके बाद भारत ने इसका एक रिस्पांस दिया कि भाई देखिए रफाल वफाल नहीं गिरे हैं, और अगर ऐसी कोई भी टेक्टिकल मिस्टेक्स वगैरह हैं तो हमने रेक्टिफाई कर लिया है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि भाई देखिए रफाल की जगह हमने कुछ ऐसे ड्रोन बनाए थे जिसमें रफाल के सिग्नेचर थे। इसके बाद भारत एस्केलेट करता है, खुद से एस्केलेट करता है। नेवर सीन बिफोर। ब्रह्मोस पढ़ते हैं, चकलाला का चकला बेलन निकल जाता है। पाकिस्तान इस टाइम में घुटने पे था, फिर से अमेरिका आता है इनको बचाने के लिए। क्यों? प्रॉब्लम थी किराना हिल्स में। प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये वही एयर बेसेस थे जिन एयर बेसेस को अमेरिका कभी भी यूज कर सकता था। कोई भी वेस्टर्न पावर्स को जरूरत पड़ सकती थी इन बेसेस की। साथ ही साथ यहां पे वो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मटीरियल, ये दोनों चीजों का स्टोरेज था। अब जस्ट इमेजिन, यहां पे एक पाकिस्तानी प्रोफेसर ये तक क्लेम कर रहे थे कि भाई देखिए अमेरिका ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये भूलिएगा मत कि वेस्ट के डिजाइन से, यूके के डिजाइन से ही पाकिस्तान बना था। टू नेशन थ्योरी भले ही किसी ने दिया हो, भले ही किसी ने परपेचुएट किया हो, अलाउ ब्रिटेन ने किया था, और ब्रिटेन का सक्सेसर अमेरिका है। तो ये चीज सामने आती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बवाल। आप देखिए पूरे ऑप सिंदूर के टाइम में अमेरिका का जो रोल है वो क्वेश्चनेबल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। वेस्ट का रोल क्वेश्चनेबल है। कैसे एक नाटो एलाई तुर्की इतने आराम से खेल रहा था, कैसे यूएस के जो पत्रकार हैं वो प्रो पाकिस्तानी, ऐसा लग रहा था आसिम मुनीर स्टेटमेंट भेजता था, रॉयटर्स प्रिंट करता था, वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रिंट करता था, अल जजीरा प्रिंट करता था, जो कि कतरी एक न्यूज आउटलेट है जो कि बहुत क्लोज है अमेरिका के। हाँ, वो गड्ढे वाले स्टेट। जी हाँ, कमेंट में बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद 5 जेट्स वेर शॉट डाउन। ये खुद बात डोनाल्ड ट्रंप रिपीट करने लगता है। इसने दो चीजों के ऊपर बहुत क्लियरली भारत को पुश किया। पहला, इसने खुद ट्रूथ सोशल पे बोल दिया मैंने सीज फायर कराया, और दूसरा इसने पॉइंट कह दिया कि भाई 5 जेट्स वेर शॉट डाउन। आप देखिए एक एक करके भारत को दबाने की कोशिश है। जब भी भारत मजबूत होकर यूनाइट होकर खड़ा हुआ है, बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने कोशिश की है। और याद रखिए, गेट कोई अंदर का खोलता है, बाहर से लोग चाहेंगे आपको गिराना, बट गेट खोलने वाला कोई अंदरूनी ही होता है। अच्छा, रियल रीजन क्या था ये सारा ड्रामा करने का, और क्यों इतना पैनिक में था वेस्ट? इतना आराम से बोल रहा था जेडी वैंस कि हमें कोई मतलब नहीं है, और फिर अचानक से इतना इंटरफेरेंस क्यों? तो रियल रीजन था कि भाई देखिए इजराइल ने अपना ऑपरेशन करना था जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। मतलब ईरान को ठोकने का प्लान पहले बन चुका था, और इसीलिए आसिम मुनीर चले जाता है व्हाइट हाउस। वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता, आसिम मुनीर जाता है। और दुनिया में बोला जाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स की बात होगी। इनफैक्ट चाइना भी बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इस मीटिंग से। रीजन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बलूचिस्तान के ऊपर भी बात हुई थी, ये मीडिया में आई थी, बट बाद में जाके बात पता चलता है कि भाई देखिए यहां पे अमेरिका कुछ स्ट्राइक्स प्लान कर रहा है। क्योंकि इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल पहले से रिपोर्ट करना शुरू कर चुका था कि हो सकता है अमेरिका इजराइल को ज्वाइन करे, हो सकता है अमेरिका इजराइल को ज्वाइन करे इन ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो यहां क्वेश्चन यह है कि आसिम मुनीर को क्यों बुलाया गया था, क्या क्या उसने बेचा? ट्रंप वांट्स मिलिट्री बेसिस फ्रॉम मुनीर, ऑफर सिक्योरिटी ट्रेड डील्स इन यूएस पाक रीसेट। और इसी के साथ याद रखिए ऑप सिंदूर रुका,
इसका मतलब हमने स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान की आइडेंटिफाई कर ली थी। उसके बाद पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंसेस अपग्रेड करने थे। तो एयर डिफेंस अपग्रेड करने के लिए वो दुनिया भर के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से सबके सामने भीख मांगता है, जर्मनी, यूके, यूएस, कि भाई हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आता है दूसरा गेम। अब अचानक से इनका दूसरा ये मिडनाइट हैमर शुरू हो जाता है, सो कॉल्ड इनका सबसे बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन। ईरान आज वहीं का वहीं है, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। यूएस इंसर्ट्स इटसेल्फ इनटू इजराइल वॉर विद ईरान, स्ट्राइकिंग 3 ईरान। इस्फहान वगैरह पे इन्होंने स्ट्राइक किए, जिसमें कि इन्होंने अपने क्रूज मिसाइल्स भी यूज किए, अपनी नेवी भी यूज की, साथ ही साथ B-2 बॉम्बर्स भी यूज किए। इसके बाद अब एक रिपोर्ट आती है द प्रिंट में। द प्रिंट कह रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप फियर्ड इंडिया कुड यूज ब्रह्मोस विद न्यूक्लियर वॉरहेड टू टारगेट पाकिस्तान। तो अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका को क्या परेशानी थी पाकिस्तान को बचाने की, ऐसी क्या दर्द थी। अब इसके साथ भारत का रिबटल आना शुरू होता है, क्योंकि याद रखिए ट्रंप ने एक और आर्गुमेंट दिया था। ट्रंप ने कहा था कि मैंने ये सीज फायर खुद कराया है और ये सीज फायर खुद अनाउंस किया, और उसके बाद बोला क्योंकि मैं इनके साथ ट्रेड डील साइन करूंगा। इसका मतलब अगर दोनों कंट्रीज ने अग्री किया था तो दैट सिंपली मींस कि दोनों कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन होनी चाहिए। बट आप आज देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील भी हो गया, इन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमी भी गिरवी रख दी, अपने रिसोर्सेज भी गिरवी रख दिए। इनफैक्ट चाइना का जो माल था वो तक बेचने के लिए तैयार है, अपने लोगों को तो बेचने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद आइए पार्लियामेंट पे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इतने सारे डिबेट, कितने रफाल गिरे, कितने सोल्जर मरे, इतने सारा क्वेश्चन चला। और याद रखिए ये क्वेश्चन कतर से चल रहा था, चाइना से चल रहा था, और ऑब्वियसली जितने भी प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स है वहां से चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि भारत में भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसका मतलब ऑप सिंदूर में इंटरनल कुछ सपोर्ट था, साथ ही साथ ऑप सिंदूर के बाद आपने देखा होगा चांगुर बाबा जैसे बहुत सारे मॉड्यूल पकड़े जा रहे थे। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, आपकी सारी एजेंसीज वो पैरेलली काम कर रही थी, ये समझने के लिए कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पीठ में चूरा अंदर से कौन भोगता है। दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम, और उसमें से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई किया, दैट वाज अ बांग्लादेशी प्रॉब्लम। तो एक एक करके डॉट देखिए। अप्रैल 22 से जून 17 पाकिस्तान वाज सेंट क्लियर मैसेज, और यहां पे देखिए ईएएम मतलब जयशंकर साहब कहते हैं again dismissed repeated claims from Washington DC about United States brokering a ceasefire between India and Pakistan, ending the May 7 to 10 cross-border flare-up. अब ये देखिए, सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैड नो लिंकेज विद यूएस ट्रेड। जयशंकर इन पार्लियामेंट ओपन गरजते हुए पब्लिक स्टेटमेंट दिया। अब सोचिए, इंडिया ये स्टेटमेंट बाद में भी दे सकता था, मतलब अगस्त के डेडलाइन के बाद भी ये स्पेशल ऑप सिंदूर के ऊपर डिस्कशन हो सकता था, लेकिन भारत ने कैटेगोरिकली ये चूज किया। इट इज आवर स्ट्रेटेजिक चॉइस। क्यों आज प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के फार्मर्स आर कोर, फार्मर्स फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट। माईगॉव ऐसे ट्वीट क्यों कर रहा है? क्योंकि आप समझिए, भारत को दबाने की कोशिश थी। ऑप सिंदूर में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो तोड़ा, और मैं आपको आज बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, जो काम आज आर्म्ड फोर्सेस कर रही हैं, अगर ये काम बाकी एजेंसीज करती तो भारत में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो भारत में इतनी करप्शन नहीं होती, भारत इतना स्लो नहीं होता, भारत में आज उल्टे सीधे इशू पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होते। अगर उस एफिशिएंसी से, जिस एफिशिएंसी से इसरो ने काम किया, जिस एफिशिएंसी से आरएनएडब्ल्यू ने काम किया, जिस एफिशिएंसी से आर्म्ड फोर्सेस काम करती है, अगर उसी डेडिकेशन से, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, जिस एफिशिएंसी से ये सारे लोग काम कर रहे हैं, उस एफिशिएंसी से अगर हमारी ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी जो इंडिया की है, उसने काम किया होता, पॉलिटिशियंस ने काम किया होता, तो भारत को अमेरिका के सामने आप बैठना नहीं पड़ता। तो हमारे अंदर ये फोरसाइट होता कि आप अपनी इकोनॉमी खोल के गिरवी नहीं रख सकते। क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में आप वो बोल रहे हैं ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बोल दो कि ट्रंप ने नहीं कहा, बोल दो उसका नाम ले लो, उसको चैलेंज कर दो। तो चैलेंज करने से क्या होगा? वो अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को बोलेगा कि भाई 5-5% सारी शेयर्स में बेचना शुरू करो, पूरा मार्केट गिरा के बैठ जाएगा, धड़ाम करके बैठ जाएगा, आपके सर्किट्स लग जाएंगे। तो व्हाट डू यू वांट? व्हाई आर यू चैलेंजिंग? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि अगर भारत के अंदर बैठ के कोई भी भारतीय, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, नॉन पॉलिटिशियन हो, अगर वो एंटी इंडिया नैरेटिव्स को पकड़ के घुमा रहा है, तो ये कितनी अजीब बात है। दिस टेल्स अस कि अंदर में हमारे बहुत डिवीजन है, इन डिविजन्स, इन डिफरेंसेस को यूज करके लोग हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, डिवाइड करेंगे। नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड अस टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल गरजते हुए बोला। बट अब जरा पाकिस्तान पे आ जाइए, क्योंकि पाकिस्तान का गेम ही अलग था। पाकिस्तान की बहुत तारीफ हुई, बहुत तारीफ हुई। मैं आपको बताता हूं, एक यूएस सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कुरीला टर्म्स पाकिस्तान एज अ फिनोमिनल पार्टनर। तो आप देखिए, अमेरिका धक्का दे रहा था, पाकिस्तान अपने रास्ते बना रहा था, इजराइल को ओपन डोर दे रहा था। जिस इजराइल को बॉयकॉट करने के लिए वो पेप्सी की बोतलें और माउंटेन ड्यू की बोतलें फेंकता है, एक्चुअली में वो इजराइल के सामने घुटने पे बैठा हुआ था, जिस तरीके से वो इंडिया के सामने घुटने पे बैठता है। जस्ट वाई? थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ी लेवरेज मिल जाए। अब आसिम मुनीर दोबारा से अमेरिका जा रहा है, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू विजिट यूएस अगेन। तो इसका मतलब ट्रंप जिसके साथ शुरू हुआ था, जिसके साथ उसने दोस्ती करके, पार्टनरशिप करके, जिनके साथ भी वो इलेक्शन जीत के आया है, आज वो उनके साथ नहीं है। एग्जैक्टली बाइडेन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। और इसका मतलब मैं अब ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूएस का राष्ट्रपति कोई भी बने, राष्ट्रपति नहीं चलाता। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कैन नॉट रन अमेरिका अलोन।
ये बात समझ लीजिए। और ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पे कुछ डीपर गेम्स है, जो स्मार्ट है वो समझ जाएंगे। इसके साथ पाकिस्तान एक दूसरा गेम ओपन कर रहा था, एक बहुत बड़ा गेम, एक सिनिस्टर गेम, जो कि बांग्लादेश में ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका था। पैसे चाइना के भी थे, पैसे अमेरिका के भी थे, बट एग्जीक्यूट कौन कर रहा था? जमात इस्लामी, बैक्ड बाई पाकिस्तान, जो कि रोड में आपने को जो दिखा ना, रोड में एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अभी ट्विस्ट कर देते हैं। एसएससी प्रोटेस्ट में आपको नीतू मैम दिखे, राकेश सर दिखे, इतने सारे सर दिखे, ठीक है। मैं भी चले जाता हूं एसएससी प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट्स कुछ लेके चले जाता हूं, ठीक है, ध्यान से सोचिएगा। बट मान लीजिए इसके पीछे कोई खड़ा है, मान लीजिए जैसे फंड कोई कर रहा है, इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म फंडिंग कोई दे दे, तो धीरे धीरे ये स्टूडेंट मूवमेंट बन जाएगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश में, एग्जैक्टली यूक्रेन में भी ऐसा हुआ। जब भी अचानक से कुछ ऐसे गेम्स होते हैं कंट्री में, तो प्रोटेस्ट से ही शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बांग्लादेश का स्क्रिप्ट हमेशा याद करेंगे। अब चलिए बांग्लादेश वापस, यहां देखिए, पाकिस्तान आईएसआई सेंड्स हाई लेवल डेलीगेशन टू ढाका, इंडिया सेज कीपिंग आई। प्लीज 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 कह रहा हूं, क्लिप काटिए, जहां जहां भेज सकते हैं भेजिए, जहां जहां अपलोड कर सकते हैं करिए, काटिए, डालिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हाइप करिए, जो कर सकते हैं करिए, क्योंकि कहानी सबको समझना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, स्वयं बोध, शत्रु बोध बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान कि आईएसआई वो बांग्लादेश के साथ मिलकर काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? एग्जैक्ट इनका काम ये था कि भाई देखिए, कश्मीर शांत हो गया, तो अब ईस्टर्न बॉर्डर में, नॉर्थ ईस्ट के आसपास, सिलीगुड़ी के आसपास कुछ गेम्स, इसीलिए बांग्लादेश के ऊपर इतने टाइम से ध्यान दे रहा हूं मैं। कॉर्नर्ड ओवर आईएसआई टीम विजिट इन बांग्लादेश, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कंसर्न्ड ओवर आईएसआई टीम विजिट। मतलब जनरल साहब खुद अब बोल रहे हैं कि भाई ये एक बहुत सीरियस इशू है। आईएसआई थ्रेट फ्रॉम ढाका, फ्रेश पाकिस्तान बांग्लादेश अग्रीमेंट रेजेस वरी फॉर इंडिया। और इनफैक्ट अभी एक डिलीवरी बॉय की वीडियो बड़ी वायरल हो गई। डिलीवरी बॉय गया था खाना डिलीवर करने के लिए, जाता है एक मिलिट्री कैंटोनमेंट में, और मिलिट्री कैंटोनमेंट जाने के बाद पूछता है कि तुम्ही की पाकिस्तानी? तो बोलता हाँ पाकिस्तान से। खाने के चॉइस से, कहां से खाना मंगाया था, उससे उसको लगा कि भाई पाकिस्तान से है, ये बांग्लादेशी तो नहीं लग रहा। तो आप सोचिए कि मिलिट्री कैंटोनमेंट में आराम से नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स में पाकिस्तान के ऑफिसर्स रह रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर घुस चुका है और मोहम्मद यूनुस इसे फैसिलिटेट कर रहा है। और यहां पे भी एक बड़ा गेम है, भारत के नॉर्थ ईस्ट, मतलब सिलीगुड़ी से ईस्ट में, है ना, और एकदम आप कह लीजिए सदर्न एज ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे, मतलब मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास ये जो रखाइन कॉरिडोर हो रहा है, इसमें बहुत बड़े गेम्स हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए आज की न्यूज। आसिम मुनीर रिकैलिब्रेटिंग पाकिस्तान इंडिया स्ट्रेटजी अमिड राइजिंग प्रेशर। अब a senior Pakistani general warned we'll start from the east, suggesting a possible front via India Bangladesh corridor। मतलब ये जो ईस्टर्न एरिया है, यहां पे कुछ गेम्स चल रहे हैं। ये बात समझ आ गई? अब आ जाइए ट्रेड पे। पहले ऑप सिंदूर बताया, और फिर आपको बताया पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश रखाइन कॉरिडोर, भारत का नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी में लाल मुनीर हाट, यहां पे पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अब आ जाइए टैरिफ टैरिफ खेलते हैं। तो भाई बंदे ने कहा था कि वॉर रुकवा दी पापा, और वॉर क्यों रुकवाई? कि ट्रेड डील चाहिए, ट्रेड नहीं होता। अब यहां पे ये हार चुका था किस चीज से? ना इंडिया बात सुन रहा है, इंडिया इमर्ज हो चुका है, ठोंकना सीख चुका है, और ठोंक रहा है पब्लिकली ऐसे एरियाज में जो कि एक्सपोज नहीं थे पहले। मतलब पाकिस्तान के एयर बेसिस, उनको ठोंक के बैठा इंडिया। 65 में नहीं किया, कारगिल में नहीं किया, कभी नहीं किया, इनको ठोंक के बराबर किया। वीडियो वायरल थी, और ऐसी वीडियो तो वायरल बाकी किसी वॉर की हुई नहीं थी। जो हमने वहां पे दिवाली मनाई है, ये दिवाली किसी को चुभ रही थी कि भाई इंडिया थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा, ब्रह्मोस इसके काम नहीं कर गए, और नाम चल रहा था ब्रह्मोस ब्रह्मोस, S-400 ब्रह्मोस। तो वहां पे एक प्रॉब्लम हुई थी दिल में, पता है क्या? कि हमारे वेपन्स की तारीफ नहीं हुई, किसी और के वेपन्स की तारीफ हुई। हमारा जो सबसे स्ट्रेटेजिक एलाई है, उसके घर में घुस के मारा है, घुटने पे बिठा के मारा है, और वी कैनॉट डू शिट, वी कैनॉट डू शिट, वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो एक इनकैपेसिटी फील होती है जब किसी भी ग्लोबल बॉस को, तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले वो आ जाता है अपने पुराने फंडे पे कि भाई तू रशियन तेल क्यों ले रहा है, और यहां पे पहला ग्रिप चढ़ता है नयारा पे। इसके पीछे याद रखिए ट्रेड डील के नेगोशिएशन हो रहे थे, बट फिर 6 इंडियन कंपनी सैंक्शनड बाय यूएस ओवर ईरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये दूसरा काम होता है। मैं क्यों आपको ये कहानी बता रहा हूं? क्योंकि जब ग्लोबल प्रेशर्स डोमेस्टिक प्रेशर्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर सिर्फ एक काम करते हैं। ये करंट डिस्पेंसेशन, आज भाजपा है पावर में, कल कांग्रेस रह सकती है, और अगर भाजपा ऑपोजिशन में बैठ के अमेरिका का लाइन लेगी, तो मैं उस टाइम में भी इसे क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सो व्हाट इट डज, इट डिस्टेबलाइजेस योर कंट्री स्टेबिलिटी जस्ट आफ्टर अ मेगा सक्सेसफुल ऑपरेशन। याद रखिए मेरी बातों को, याद रखिए, आई एम टेलिंग यू समथिंग। यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब देखिए सेंटेंसेस, आपको समझ आ जाएगा सेंटेंसेस में। यू कैन रीड अ लॉट। इंडिया डिड सर्टेन थिंग्स दैट रब्ड यूएस द रॉन्ग वे। ऑब्वियसली कॉमर्स सेक्रेटरी, हमें पता है
यू डू नॉट वॉन्ट अस टू यूज रशियन वेपन्स। तू नहीं चाहता कि हम रशियन तेल खरीदें, हम रशियन वेपन्स लगाएं, हम आत्मनिर्भर बने और हम ठोके पाकिस्तान को जिसको तूने बनाया। वी नो एग्जैक्टली। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी ये पता है, रीसेंट ट्वीट कर दिया है 97, क्योंकि हम ज्योग्राफीज चेंज करते हैं, मैप्स चेंज करते हैं, वी रीड्रॉ एशिया। ये पावर आज एशिया में सिर्फ दो कंट्रीज के पास है, इंडिया एंड चाइना। और ऑब्वियसली और इसीलिए याद रखिएगा, आर्म्ड फोर्सेस को कभी बदनाम मत होने दीजिएगा, आप कभी बदनाम मत होने दीजिएगा, क्योंकि जो मजबूती है ना, इसको कोई वीकन करना चाहता है। इसके बाद नाटो चीफ, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये भी ज्ञान देने आया। नाटो चीफ वांट्स इंडिया ब्राजील चाइना और रशिया ट्रेड टाइज। तो अंदर से हालत खराब है, फटी हुई है कि क्या होगा भाई, ये ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन क्या हो रहा है, ये रशियन वेपन्स क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, रशियन ऑयल क्यों आ रहा है। ये लोग तो हमसे कुछ लेते ही नहीं है, हमसे कुछ पूछते ही नहीं है, ठोकते रहते हैं, एशिया में गेम खत्म करके बैठे हैं। आप देखिए आज रशिया, चाइना, इंडिया क्या कर रहे हैं, किसी से नो परमिशन। दीज आर जाइंट्स एंड जाइंट्स आर किलिंग अदर लेफ्ट राइट सेंटर। जिसको ठोकना ठाकना है ठोक के बैठ जाते हैं। एवरी वन, ईच ऑफ दीज कंट्रीज आर एक्सपैंडिंग एज वी स्पीक। ट्रंप एंड टीम फ्रस्ट्रेटेड विथ इंडिया। अरे भाई तुम तो रहोगे फ्रस्ट्रेटेड, वी विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड ओवर ट्रेड टॉक, सेज यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी। प्रेशर बन रहा है, हम 35 नहीं ले रहे ना, हम कोई बड़ी डील नहीं दे रहे। हम हर बार बोलते हैं कि हम ड्रोन्स लेंगे लेंगे लेंगे, जाते हैं डील साइन नहीं करते। बहुत स्मार्टली सोचिए आप। पहले क्या होता था कि आपको ये डील्स देने पड़ते थे। अब देखिए, टॉप ट्रंप एड अक्यूजेस इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशिया। ओहो, सो यूरोप इज नॉट डूइंग। अब देखिए, फ्रॉम एलाई टू डेड इकोनॉमी, ये तक कह दिया कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। यहां पे शर्म की बात ये थी कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसे रीआइट्रेट कर दिया, और ये बहुत शर्मनाक बात है। ये बिल्कुल एपॉलिटिकल होके कह रहा हूं मैं कि ये बकवास है। डेड इकोनॉमी की अगर कोई भी इंडिया के ऊपर ऐसी बातें कहता है, तो कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो उसे सपोर्ट करता है तो वो एक धूर्त होने वाली हरकत है, वो भारत के साथ गद्दारी वाली हरकत है। आप कैसी बातें कर रहे हैं। रशिया ऑयल इंपोर्ट्स पॉइंट ऑफ इरिटेशन इन इंडिया यूएस टाइज। तो ये सेम चीजें रिपीट करने लगते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, ट्रंप 25% टैरिफ लगाता है और उसके बाद बोलता है मैं पेनल्टी भी लगा दूंगा। अब ये फिर से एक ऑप्शन देता है कि झुक जा इंडिया, झुक जा, घुटने पे बैठ जा, माफी मांग ले। मतलब तुम्हारे सामने झुक। इंडिया प्यार से ट्वीट करता है, कोई खास रिएक्शन नहीं। भारत फर्स्ट ऑलवेज, सिंपल। और पैरेलली अपने डेलीगेशन को भेजता है। डेलीगेशन मतलब डोवाल साहब। अब याद रखिए, जहां पे जयशंकर साहब फेल होते हैं वहां पे डोवाल साहब शुरू होते हैं। मतलब इसका मतलब सिंपल है, डिप्लोमेसी व्हेन फेल्स सिक्योरिटी स्टार्ट्स। और इसीलिए जितने मूर्ख गण वो ये बोल रहे थे कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई, अरे भाई डिप्लोमेसी फेल हुई थी तभी तो पहलगाम हुआ था। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई क्योंकि सामने वाला डिप्लोमेसी करता ही नहीं है, दे वेज अ वॉर अगेंस्ट यू, तो आर्म्ड फोर्सेस को ठोक के बराबर करती है। तो आपको ये बोलना चाहिए था इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस ने अच्छा काम किया, ये नहीं कि डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप आ गई या डिप्लोमेसी फेल हो गई। हाँ मुझे पता है पॉलिटिकल पार्टी से ये नैरेटिव बनाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, आई अंडरस्टैंड, इट इज अबाउट ब्रेड एंड बटर एंड पर्स एंड ऑल दैट, बट प्लीज ऐसे सेंसिटिव माहौल में तो मत किया करिए, just for political gains, just for some views। नहीं करना चाहिए ना। NSA Ajit Doval to leave for Russia today to discuss trade security, जयशंकर later। मतलब यहां पे प्राइमेसी सिक्योरिटी को दी जा रही है, देन डिप्लोमेसी, क्योंकि डिप्लोमेसी का लेवल अब रह नहीं गया, डिप्लोमेसी से ये चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। ट्रंप थ्रेटन्स 50% टैरिफ ऑन इंडिया ओवर टाइज टू रशिया एंड ब्रिक्स ब्लॉक। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ये खुद पोस्ट करते हैं, फार्मर्स फर्स्ट। मतलब अमेरिका को क्लियर जवाब मिल चुका है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद फार्मर्स इंटरेस्ट। अब आ जाइए थोड़ा डोमेस्टिकली, क्योंकि डोमेस्टिक गेम्स बहुत डेंजरस हैं। सबसे पहले नैरेटिव मैंने आपको पाकिस्तान का बताया, तुर्की का बताया, हर जगह रफाल का मजाक उड़ाया गया। ये रफाल का मजाक भारत में भी उड़ाया गया, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया। सबसे अनफॉर्चुनेट क्या होता है कि जब आप इसका मजाक उड़ाते हैं, कांग्रेस लीडर टॉन्ट सेंटर विथ नींबू मिर्ची ऑन टॉय रफाल। कैसी चीज है, आप कमेंट में बताते जाइए, हाउ डू यू फील अबाउट इट। अब मुझे एक बात बताइए, एक जो वॉर वेटरन है, एक जो कारगिल वॉर हीरो, इनको कैसा फील होता होगा। एनीवन हु हैज वॉर्न अ यूनिफॉर्म, यार पुलिस में थे वो, सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, एनडीआरएफ में काम करते थे, वो जब अभी बूढ़े हैं, वो टीवी देखते होंगे, उनको कैसा लगता होगा कि कहां से लाए हम इनको, कहां से बने ऐसे लोग, क्या ये भारतीय भी हैं। ये क्वेश्चन अंदर से आज मसोसता है कि इंडिया ने अपने बेस्ट टैलेंट को अमेरिका को दे दिया, और ये हमें मिला है कूड़ा कबाड़ा कि अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना आज भारत को नहीं आता। अपनी विक्ट्रीज को हम खुद क्वेश्चन करते हैं। हम अंदर से कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इतने डिवाइडेड हैं कि हम इसके लिए एक रेबेलियन तक करा सकते हैं। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट कह रहा हूं कि पावर में आने के लिए
मैं बच्चों को, टीचर्स को उकसा के पुलिस के अगेंस्ट लड़ा सकता हूं। अगर ये मेरी मेंटालिटी है तो कैसे होगा भारत फर्स्ट? पॉलिटिक्स फर्स्ट, पावर फर्स्ट, मनी फर्स्ट। समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। इफ पीएम सेज समथिंग, राहुल गांधी सेज मोदी अनएबल टू रिफ्यूट ट्रम्प सीज फायर, इसको तो मैंने समझाया क्यों कैनॉट रिफ्यूट ट्रम्प डायरेक्टली, बट प्राइम मिनिस्टर ने इसे भी कर दिया, इसे भी खुला मतलब लॉन्ग सिक्स दिया इसके ऊपर कि भाई नो लीडर, बट स्टिल नॉट सफिशिएंट। मोदीज हैंड्स आर टाइड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सेज पीएम कांट स्टैंड अप टू ट्रंप ड्यू टू यूएस प्रोब इनटू अदानी। इनफैक्ट मैं आपको ये बताता हूं, नोबडी कैन स्टैंड अप टू ट्रंप, not even Rahul Gandhi, or for that matter, any leader from Congress. You know why? He is the president of America. And please appreciate that no Indian leader has stood up to the US president. आप क्या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है क्या, या 15 की है? कैपेसिटी के हिसाब से बात करेंगे ना। आपको पता है ना उनके कितने सारे कमांड्स, कितने आसपास क्या क्या गेम्स करते रहते हैं। क्या आप अपनी ही सरकार को गिराने के काम करेंगे क्या? तो ये मूर्खता वाली बात है ना। थोड़ी सी अगर रीडिंग होती हिस्ट्री की तो आपको समझ आता है, नो leader in the world challenges the US, and that to the US president. No, आप रिप्लाई करते हो, आप रिबटल देते हो, बट नहीं। राहुल गांधी claims PM Modi can't stand up to Trump despite repeated threats due to US probe into Adani. अब देखिए, ये ट्रेंड मैंने सिर्फ भारत में देखा है कि हम अपने और अदानी ग्रुप के बारे में मैं एक चीज आपको समझाता हूं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट या सिक्योरिटी एलिगेशंस मैं नहीं बता सकता, बट आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग कि जो काम अदानी पोर्ट्स करता है, अदानी ग्रुप से कराया जाता है, वो एसेंशियली सरकार का काम है। पोर्ट्स बनाना, कंट्री के बाहर जाके पोर्ट्स बनाना, यह काम चाइनीज की सरकारी कंपनियां कर रही हैं। बट क्योंकि भारत की सरकारी कंपनियां इतनी स्लो काम करी हैं आज तक, जो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज सो स्लो कि भाई आपको कंपनीज को लाना ही पड़ता है और उन कंपनीज को आपको बोलना पड़ता है, भाई लोन लो, वी विल सपोर्ट यू, प्लीज वर्क दिस आउट। शिप रेकिंग करो, शिप बिल्डिंग करो, पोर्ट बनाओ, दूसरी कंट्रीज में जाके पोर्ट बनाओ, ट्रांसमिशन लाइंस डालो, गंदे काम करो जो सरकार को करने चाहिए थे, बट क्योंकि हम भ्रष्ट हो जाते हैं ऐसे काम करते करते। पीडब्ल्यूडी का एक जूनियर इंजीनियर कितने करोड़ में बिकता है दहेज में, आप ही बताइए। तो सबको पता है कि पब्लिक वर्क्स, सीमेंट बजरी का काम जैसे ही शुरू हुआ, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चोरी होना शुरू हो जाती है। अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, दिस इज द अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में तो आपने कट कर दिया, पर कंस्ट्रक्शन में आप कट नहीं कर सकते। और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि आप इममटीरियल आप कुछ भी कर लें, कॉन्ट्रैक्टर खराब काम करके ही देगा, आपकी ब्रिजेस गिरेंगे ही, क्योंकि सप्लाई चेन इतना प्यार से बनाया गया है कि सर थोड़ा ऊपर से नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा। तो सर नोएडा में कैसे लेंगे जमीन, और अपने बीवी बच्चों को कैसे बाहर सेटल करेंगे, और बच्चों को कैसे स्टैनफोर्ड वगैरह में पढ़ाएंगे। तो आज की सबसे बड़ी दुविधा मुझे दिखती है, मैं इतने जनरल साहब लोगों से मिला, दे लिव इन नॉर्मल फ्लैट्स, नॉर्मल फ्लैट्स, कोई नोएडा में, कोई गुड़गांव में, 2 BHK 3 BHK, बहुत ज्यादा हो गया तो 4 BHK। बट आप ऑपोजिट साइड देखिए, जूनियर इंजीनियर को देख लीजिए। तो जो तंत्र है ना, इसमें लगी हुई है दीमक, बहुत तगड़ी दीमक। अब आपको याद दिलाता हूं, एक इंटरनल कार्रवाई होना जरूरी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो कार्रवाई क्या चल रही थी? बांग्लादेशियों पे ताबड़तोड़ कार्रवाई हर स्टेट में चल रही थी। बट यहां पे एक दर्द होता है, और ये मैं दर्द आपको बताता हूं। भारत को हमेशा सेकुलर सेकुलर बोल के मुस्लिम्स को, इंडियन मुस्लिम्स को मूर्ख बना के, एक वोट बैंक बना के पॉलिटिकल पार्टीज ने साध रखा है। तो जब भी आप ये शब्द सुने सेकुलर, और ये पॉलिटिशियन के मुंह से अगर सुनाई पड़े, तो इसका मतलब होता है आई एम प्रो मुस्लिम। ये एक तरीके से हिंट कर रहे हैं कि आई एम प्रो मुस्लिम, आई एम प्रो मुस्लिम। ठीक है, सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम बराबर है, हिंदू मुस्लिम दोनों के मैं इंटरेस्ट देखूंगा। नो 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 नो, इंडिया में सेकुलर अगर किसी पॉलिटिशियन के मुंह से निकल गया तो वो मक्कारी करके आपको ये कह रहा है कि आई एम प्रो मुस्लिम, मैं मुस्लिम के इंटरेस्ट की बातें करूंगा, मैं फिलिस्तीन का झंडा भी उठा लूंगा। ठीक, तो अब जरा सोचिए, एक सप्लाई चेन बना था। क्या सप्लाई चेन है वो? या ऑनेस्ट बातें हैं, आप इसका डेटा खुद ढूंढ के लाइए। ऑनेस्ट बातें हैं, रॉ बातें बता रहा हूं आपको। सिस्टमैटिकली अगर आ रहे हैं बांग्लादेशी तो आने दो, वोट करवाओ, लेबर की तरह काम करेंगे, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, घर में झाड़ू पोछा लगाएंगे, कबाड़ी वाले काम करेंगे, और जब इलेक्शन आएगा तो आके वोट कर देंगे। तो एमएचए ने एक काम करना शुरू किया। तो ऑब्वियसली ये है तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बट इससे ऑब्वियसली कट क्या होगा? वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसके साथ इलेक्शन कमीशन अलग गेम करना शुरू कर देता है बिहार इलेक्शन में।
हालत ऐसी हो जाती है कि क्या नाम है, 65 लाख वोटर्स ये गायब, कितने सारे लोग कहीं और रहने लगे हैं, डुअल वोटिंग कर रहे थे, मल्टीपल वोटिंग कर रहे थे। और यहां पे तो इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन शुड हैव डन दिस डे बिफोर यस्टरडे। इलेक्शन कमीशन हैज क्रिएटेड इटसेल्फ, मतलब एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ, मैं कहूंगा वेरी टार्डी ऑर्गेनाइजेशन यार। अगर आधार पहले बन रहा था, अगर आरबीआई ये सब काम कर रहा है, अगर हम जीपे बना रहे हैं, ये सब भीम यूपीआई कर रहे हैं, तो इसमें इतना समय क्यों लग गया? दिस शुड हैव, दिस वाज 5 years ago यार, 5 साल पुराना काम है ये। 5 साल पहले क्यों नहीं हो रहा था? ऐसा क्या, ऐसी क्या बीमारी है? तंत्र इतना स्लो है, मैं आपको कह रहा हूं, इतना स्लो है। आप अपने घर में ताला लगा के किसी और, मैं कह रहा हूं इलीगल इमिग्रेंट को अपने घर में रहने दीजिएगा, अपनी दहलीज में रखने दीजिएगा, मां बहन बेटी के सामने रहने दीजिएगा, तो फिर कंट्री में कैसे है? उसके बाद इलेक्शन कमीशन लौटा है, अभी जागा है, और जाग के अभी बिहार में काम कर रहा है। 15-20 इलेक्शन तो मैंने सामने देखे, क्यों नहीं एक्शन हुआ पहले? क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स यूज किए जाते हैं? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है? सोचिए जरा, तंत्र, क्योंकि वो जेई कैसे पैसा खाएगा? तंत्र सड़ चुका है, बदबू आ रही है। 70 साल में चाइना कहां पहुंच चुका है, और तंत्र सड़ के बदबू आ रही है, सिर्फ पैसा 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 पैसा। बच्चों को यूएस 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 यूके यूके, कब ठीक होगा ये? कौन ठीक करेगा ये? पॉलिटिशियंस कैन नॉट। तंत्र इतना बड़ा है, पॉलिटिशियन को चबा के खा जाएगा। ईट द पॉलिटिशियंस अलाइव। क्या लगता है आपको? ऑपोजिशन बॉयकॉट ऑफ बिहार पोल्स। अब यहां पे आता है गेम बांग्लादेश का। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए सबसे बड़ा काम किया गया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर आपकी डेमोक्रेसी इलेजिटिमेट हो गई। तो सबसे पहले क्या बोलो, इलेक्शन कमीशन डिफंक्ट है, फेक वोटर आई कार्ड बना रहा है, ईवीएम फेक है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के गोद में है, मीडिया गोदी मीडिया है, तो लेजिटिमेसी सबकी खत्म, जीरो। ठीक है। उसके बाद आते हैं जर्मन मॉडल वाले, हम फैक्ट चेकर फैक्ट चेकर फैक्ट चेकर, ठीक है, वर्किंग फॉर अनदर टूल किट, अनदर पॉलिटिकल पार्टी। सो ओवरऑल ऑल आई एम सेइंग इज वी आर ए टेक्नोलॉजिकली इनएप्ट, इनएफिशिएंट, और इंफॉर्मेशन वाइज तो हम माशाल्लाह कहां पे हैं। पाकिस्तान हमसे बेटर इंफॉर्मेशन खेलता है, बांग्लादेश हमसे बेटर इंफॉर्मेशन खेलता है, हां ऑनेस्टली। और इसके साथ एक और जीता जागता एग्जांपल ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसीज का। एसएससी, एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, एक ब्रिज बिना करप्शन के कंप्लीट नहीं होती। व्हाट द हेल इज दिस? व्हाट द हेल इज रॉन्ग इन इंडिया? और अगर कोई अच्छा काम करना शुरू करते हैं, तो बोले ना नारियल वारियल फोड़ के एक बढ़िया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, तो उस पर ऑपोजिशन हो जाएगी। अंडमान को अगर डेवलप करने जाएं, उस पर ऑपोजिशन हो जाएगी। एक्सप्रेसवे बोल दीजिए तो उस पर ऑपोजिशन हो जाएगी। और अगर बांग्लादेशियों को हटाने की बात हुई, तो ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे बेचा गया था, इंडियन मुस्लिम्स को जो मूर्ख बनाया गया है, कि तुम यार अलग डब्बे में रहो, है ना, वही 2 नेशन थ्योरी को रीइंस्टेट करते हुए कि मुस्लिम की पॉलिसी अलग होती है, हिंदू की पॉलिसी अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के इंटरेस्ट एक साथ हैं, इंडिया में ही है। और उसके बाद अब आ जाइए इनएफिशिएंसीज का एक बहुत बड़ा पुलिंदा राहुल गांधी जी ने एलिगेशंस में डाल दिया है, और इसका रिबटल इलेक्शन कमीशन इसको लिख के साइन करके देना, जरा कार्रवाई करते हैं। अरे भाई रिबटल दो ना, पॉइंट बाय पॉइंट पीपीटी नहीं बनाई जाती, पॉइंट बाय पॉइंट फैक्ट चेकिंग करो ना। पीपीटी नहीं आती किसी को, भूल गए, गूगल स्लाइड नहीं आ रहा, इतने पुराने हो, नहीं समझ आ रहा क्या स्लाइड देना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेना। हायर एनीवन हु इज अ 24-year-old चैप, नाउ पीपीटी बना देगा, अनदर 24-year-old जो रिसर्च करके रख देगा, अनदर प्रेजेंटर जो कि एंकर जो जाके प्रेजेंट कर देगा। क्या कैसी इनएफिशिएंसीज हैं? वोट चोरी का एलिगेशन लगा, और यहां स्टेटमेंट्स देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई एम गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ द बांग्लादेश मॉड्यूल। द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वोट, वोट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। वोट खत्म है, इलेक्शन कमीशन खत्म है, सब चोर है। अब यहां देखिए प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी मैजिकली इम्यून टू एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, जबकि इस बार मतलब 400 पार बोल रहे थे, हालत खराब हो गई थी। ह्यूज एंड अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मार्जिन फॉर बीजेपी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऑपोजिट साइड में ऑपोजिशन ने अपने आप को यूनाइट करके इंडिया ब्लॉक भी बना लिया था, उसके बाद भी ह्यूज मार्जिन्स। ओपिनियन एंड एग्जिट पोल्स, ये तो बिल्कुल पेड होते हैं, ये तो आपको मेरे को सबको पता है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हैज जिल्च वैल्यू,
मतलब जीरो वैल्यू। एक ऐसा टाइम आएगा जो सुप्रीम कोर्ट उठा के बोलेगा कि बंद करो, जस्ट स्टॉप इट। हाँ, आप खुद पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे ये बकवास में हम पार्टिसिपेट नहीं करते, इट्स अ पेड वर्क। ठीक है। ऑर्गेनाइज माहौल बिल्ड बाय मीडिया, गोदी मीडिया। इंडिया की जो मीडिया है उसको इतना, मतलब उसकी लेजिटिमेसी इतनी खत्म हो चुकी है, टीवी वाली मीडिया कह रहा हूं। द टीवी मीडिया इज सो इलेजिटिमेट। आपको आज की बात बता रहा हूं कि पेरेंट्स है ना, मेरे पेरेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स, दे विल जस्ट स्क्रॉल डाउन यूट्यूब, दे विल लुक एट व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल, उस पर कोई न्यूज का सोर्स, पेरेंट्स बोलते हैं फैक्ट चेक किया इसका। सो पीपल आर गेटिंग अवेयर। तो आप ये जो ट्रेडिशनल गोदी मीडिया है, चमचा मीडिया है, दे आर डिफंक्ट। क्यों? क्योंकि इनका कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं होता। उसके बाद कोरियोग्राफ्ड व्हाटएवर। अब इसके बाद ये कह रहे हैं महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली हुई है, हरियाणा, सारे एलिगेशंस हैं। और उन्होंने कहा भाई मैंने इलेक्शन कमीशन को हर बार क्वेश्चन किया, बट ईसी इवेड करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है सारी एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है, और अगर ये फुटेज मुझे नहीं मिलती, इसका रिप्लाई नहीं आता, तो मैं कुछ बड़ा कर दूंगा। वार्निंग दी है बिल्कुल। ऑफिसर्स को तो क्लियर बोला है कि तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, ईसी के ऑफिसर जो बीजेपी के साथ काम कर रहे हो, तुमको चुन चुन के हम टारगेट करेंगे जब हम पावर में आएंगे। और फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा इनको फाइल दे दी जाती है। देखिए, इममटीरियल अगर ये फाइल दी जाती है तो आपको मैं एक लॉयर्स टर्म्स बताता हूं, बड़ा प्यारा टर्म है, बरी देम अंडर द पेपर वर्क। इतनी बड़ी फाइल दे दो कि आज बंदे को 6 साल लग जाए कुछ इन्वेस्टिगेट करने के। मैं तो ये कह रहा हूं कि खोल के सब कुछ डिजिटल दे दीजिए। एक दिन में एआई इंजन निकाल के रख देगी कितने रोहिंग्या हैं, दे देना चाहिए। कितने फेक वोटर हैं, कितने डुप्लीकेट वोटर हैं, कितने पॉलिटिशियंस के 5-5 वोटर आईडी हैं, सब निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? इसमें क्या गलती है? तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ एक विधानसभा के एक क्षेत्र में हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इतना हमको 7 फीट की फाइल्स को पेपर बाय पेपर मैच करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने बोला स्कैम कैसे हो रहा है कि डुप्लीकेट वोटर, फेक इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, एक ही एड्रेस पे 80-80 वोटर्स हैं। इनवैलिड एड्रेसेस मतलब ABCDE 3, बार क्लब तो ये सब दिखाया। डुप्लीकेट वोटर्स, एक ही बंदे की फोटो लगी हुई है, फोटो ऐसी लगी हुई कि छोटी है। उन्होंने बड़ी सारी पीपीटी दिखाई है और इसका ऑफिशियल रिबटल आया, इस डेटा हमें दे दीजिए, हम उसका ये कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे बेटर रिप्लाई देगी, गवर्नमेंट बेटर रिप्लाई देगी, बट इलेक्शन कमीशन को क्या हुआ है भाई? इलेक्शन कमीशन के पास लैपटॉप कम है, पीपीटी नहीं बनानी आती। किस लेगेसी एरा में हम रह रहे हैं? आर वी इन 2000 और 2025? और उसके बाद ये देखिए डुप्लीकेट वोटर्स, एक क्षेत्र का बता रहे हैं 11,965। इसका रिबटल ऐसा नहीं आना चाहिए, एक लीजिए 5 दिन, आप बोलिए वी आर प्रिपेयरिंग द एविडेंस, वी आर प्रिपेयरिंग द रिबटल, पॉइंट बाय पॉइंट खोलिए पीपीटी निकाल के। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है उसमें यह है कि अगर ये प्रेजेंटेशन है, जो बात यहां बोली गई है, अगर वो सच है तो इट डीलेजिटिमाइजेस द एंटायर इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप एंड इलेक्शन कमीशन इन इटसेल्फ। अगर इसमें एक बात भी सच है, एक बात भी, तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन है और इसको डिजिटली कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये तो आप डुप्लीकेशन है ना, ये एक्सेल शीट से निकाल लेते हैं यार ये सारी चीजें। क्या कर रहे हैं बच्चे, इतने स्मार्ट है। और सुंदर पिछे जाके उधर काम कर रहा है, आप यहां पे मतलब क्या कर रहे हैं हम? अब आ जाइए बांग्लादेश पे। अगर ये स्थिति यथास्थिति रही तो आपके पास रोड पे बच्चे किसी भी कारण SSC, DSC, BSc किसी के कारण रोड पे आ सकते हैं, उनके साथ टीचर भी भाव भाव में आ जाते हैं। उसके बाद आपने ये कह दिया वोटर फ्रॉड है, अगर इसका रिप्लाई पॉइंट बाय पॉइंट नहीं आया तो लोगों में डाउट क्रिएट होता है ऑन द डेमोक्रेटिक सेटअप इटसेल्फ कि हाँ तो सब कुछ पैसे से चलता है, सब कुछ खरीद सकते हैं, राइट? और जब ऐसी लेजिटिमेसी खत्म होते जाती है तो क्या होता है? शेख हसीना वाला हाल होता है, इंस्टेबिलिटी आती है। और वही अमेरिका, ये PBS न्यूज़ जो उस टाइम में बहुत सारी आर्टिकल्स लिख रहा था, वो क्या कह रहा है? बांग्लादेश फेसेस पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड अनसर्टेनिटी ईयर आफ्टर लीडर्स रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन नहीं, इसको अच्छे शब्दों में बोलिए क्या है ये। और अब सुनिए बड़ा गेम। राहुल गांधी टू होस्ट इंडिया अलायंस डिनर मीटिंग टुडे, व्हाई इट इज एन अपॉर्चुनिटी कांग्रेस कैन नॉट पास अप। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं कि पीछे से गेम 71 वाला क्या बताया इंडियन आर्मी ने, 71 में पीछे से कौन खेल रहा है, तो वो प्रेशर ग्लोबली है या नहीं है? जी हाँ। टैरिफ का वॉर चल रहा है? जी हाँ। अंदर में क्या चल रहा है? ऑपोजिशन पार्टी यूनाइट हो रही है, इलेक्शन कमीशन को डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है, पड़ोस में क्या हुआ? शेख हसीना हटी। अब बताइए, कनेक्ट द डॉट्स। अब इसका मतलब
अगर आज की इस मीटिंग में इंडिया अलायंस ये कह देता है कि वी विल बॉयकॉट द इलेक्शंस, तो आप क्या करेंगे? तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? विल नॉट। जस्ट थिंक अबाउट इट। डूम्सडे प्रिडिक्शन हमेशा सोचा करिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इमेजिन कि इंडिया अलायंस की सारी पार्टीज बोलती हैं वी विल नॉट कॉन्टेस्ट द बिहार इलेक्शंस। जेपी आंदोलन के जो रूट्स हैं वो बिहार में हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। इंडियन आर्म फोर्सेस अमेरिका को खुला बोल रहा है। आज भारत के ऑपोजिशन को यह करना चाहिए था। लूला प्रेसिडेंट ब्राजील का, वो खुला बोल रहा है, इंडियन आर्मी खुला बोल रही है। हम क्या कह रहे हैं? व्हाट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इज प्राइमरी, इंडियाज इंटरेस्ट आर प्राइमोडियल, फार्मर्स फर्स्ट। और आज मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं मानता हूं हो सकता है इलेक्शन कमीशन से गड़बड़ी हुई हो, बट मैं भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम में आप अमेरिका गए थे और अमेरिका में आप एक डोनाल्ड लू के नाम के व्यक्ति से मिले थे। क्या आप उससे मिले थे? क्योंकि फर्स्ट पोस्ट ये कहता है राहुल गांधी मेट सीनियर यूएस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया। मेरे लिए ये रेड लाइन है, मेरे लिए ये रेड लाइन है। आई विश इंडिया में ऐसा कोई लॉ होता कि एनी लीडर, वेदर इट इज प्राइम मिनिस्टर, जूनियर प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और फॉर दैट मैटर a junior engineer in PWD, meets people under suspicion। क्योंकि ये सब तो ऐसे लोग हैं जिनका नाम इंटेल एजेंसीज की लिस्ट पे होता है टॉप पे। तो आप इनसे मिल के आ जाओगे कल को, वो तो कितना आसान हो गया ना। कल इंडिया का कोई लीडर जाके हमारे से मिल के आ जाएगा, कितना आसान है ये। तो क्वेश्चन ये है, डिड यू मीट और नॉट? एंड इफ यू मेट, व्हाई डिड यू मीट? व्हाई डिड यू मीट? इलेक्शन कमीशन का तो मैं मान लेता हूं पूरी गलती है, 2,00,000% धांधली हुई है, ये वो रिफॉर्म सब कुछ, बट डिड यू मीट डोनाल्ड लू? आई हैव अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया, किसी ने बाद में उठाया ही नहीं। नो पॉलिटिकल पार्टी, नोबडी आस्क्स दिस क्वेश्चन। इसमें बोला रेगुलर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट यूएस ऑन राहुल गांधी इज मीटिंग विद डोनाल्ड लू इन वाशिंगटन। बट फिर मैंने सर्च किया डोनाल्ड लू, तो बात है एरिक गारसेटी होस्ट, रेजिम चेंजर एक्सपर्ट, डोनाल्ड लू हर जगह। वाज यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन रेजिम चेंज इन पाकिस्तान? डोनाल्ड लू से क्यों मिलेंगे भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन? और अगर ये धांधलियां हैं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर ये धांधली है तो इलेक्शन कमीशन शुड कम आउट, उसको जवाब देना चाहिए। वोट चोरी है या नहीं है, वो काम करती है या नहीं करती, उसने ठीक से काम किया है नहीं। दिस इज ट्रांसपेरेंसी, एंड देयरफॉर maintaining in the same breath we want transparency from India's leader of opposition also who sits in the parliament. Yes or no? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।